दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्र सर जीएस में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बिहार स्टेट सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के बारे में, जो आगामी बिहार स्टेट के पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? तो हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को पुर्तगालियों ने बनाया था। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? तो उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज बार्थोलोमियो डियाज ने की थी। किसने की थी? बार्थोलोमियो डियाज ने। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना करने वाले टॉमस पेन थे। कौन थे? टॉमस पेन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग था। यानी कि सबसे पहले इन सभी सिस्टमों से फ्रीडम किसको मिला था? अमेरिका को मिला था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ रहती है? तो जनजातियों की जो सर्वाधिक आबादी है वो अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? अफ्रीका में देखने को मिलेगी। और इस द्वीप को हम जनजाति महाद्वीप के रूप में भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पे हथियार उठाया था वो कौन था? तो पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पे हथियार उठाया था वह तिलक मांझी था। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और तिलक मांझी जी का जो जन्म है वो 1750 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने संथालों के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो चुआर विद्रोह जो है वो 1771 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1771 ईस्वी में शुरू हुआ था। और चुआर विद्रोह जो है वो 1774 ईस्वी में धलभूम के राजा जगन्नाथ धल के नेतृत्व में चुआरों ने बहरागोड़ा और नरसिंहगढ़ के सभी तथा हल्दी पोखर के 2 गांवों को आग के हवाले कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो जो छत्तीसगढ़ का बस्तर आंदोलन था, उस बस्तर आंदोलन में जो सबसे अहम भूमिका थी वो गुंडाधुर की थी। किसकी थी? गुंडाधुर की थी। यानी कि गुंडाधुर बस्तर वाले आंदोलन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था आपका 1831 से लेके 32 के बीच में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था? रानी शिरोमणि, चूड़ामन राय या बुद्धू भगत या भैरव? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि बुद्धू भगत जो है वो कोल विद्रोह में शामिल थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। को धान के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि इसमें किसको धान के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि चावल को धान के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक देश है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि चीन जो है वो चावल का प्रमुख उत्पादक देश है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका भारत है और तीसरे नंबर पे चावल उत्पादन में बांग्लादेश है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? यानी कि भारत में जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है वो टोटल परसेंट का कितने परसेंट पे जो है वो खेती बाड़ी तिलहन की जाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 22.34%। जो इस ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? चावल, गेहूं, चना, मटर? तो आप जानते हैं फसलें 2 प्रकार की खरीफ और रबी की बात की गई है। इसमें खरीफ और रबी फसलों के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें से जो
जायद फसल कोई नहीं दिया हुआ है। तो इसमें जो जो रवि की फसल है वो गेहूं, मटर और चना है, और इसमें से एकलौता ऐसा फसल है चावल जो खरीफ की फसल है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वृक्षारोपण कृषि जो है एक ऐसी कृषि है, एक ऐसी कृषि का प्रणाली है जो जहाँ पे एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है? रबड़, जूट, टमाटर या कॉफ़ी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जूट जो है इसमें से फाइबर फसल है। और जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, और जूट की फसल जो है बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाले उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, यानी कि ये जूट की फसल जो है सबसे ज़्यादा हमारे वहाँ पे वेस्ट बंगाल में उगाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लीग ऑफ नेशन की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीग की अक्षमता ने इसे पंगु बना दिया था। यह सही है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के हारने वाले पक्ष से बहुत कम राष्ट्र शामिल हुए थे, इसमें वैधता का अभाव था। गलत है। लीग के पास कोई सैन्य बल नहीं था और उसे सैनिकों के लिए सदस्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ा था। गलत है। लीग को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के लिए केवल 1/3 अनुमोदन की आवश्यकता थी, ये भी गलत है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लोगों की क्षमता ने इसे पंगु बना दिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएनओ को वर्ष 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की जो है कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6, यानी कि यूएनओ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्र के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? यानी कि राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य में कितने राष्ट्र थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य में 42 यानी कि 42 राष्ट्र थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्रसंघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उस क्षेत्र को विभाजित कर दिया। यानी कि ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाले क्षेत्र थे, तो राष्ट्रसंघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे पर समाधान क्षेत्र को विभाजित करके किया। राष्ट्रसंघ ने अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में जो कार्य किए वे ऐतिहासिक महत्व के थे। राष्ट्रसंघ के माध्यम से लोग यह समझ सकें कि बिना युद्ध के शांति स्थापित किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में यानी कि 1919 में पारित किया गया था, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। किसका? हंटर समिति का। ये हंटर समिति हंटर आयोग शिक्षा वाला नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस SAITUC का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि AITUC का गठन 31 अक्टूबर 1920 में लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? राजसत्ता में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन या वितरण प्रणाली में परिवर्तन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, यानी कि औद्योगिक क्रांति से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ था? तो चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन्स अप्रैल 1848 में प्रकाशित हुआ था, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का जो पुराना नाम था इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुसुमपुर भी पटना का पुराना नाम था, पाटलिपुत्र भी पटना का पुराना नाम था, और ये आप लोग नहीं जानते होंगे अजीमाबाद भी जो है पटना का पुराना नाम था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में पहली बार 1863 ईस्वी में कोलकाता में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सार्क जो देश हैं इन सभी का मुख्यालय कहाँ पे है? नेपाल के कैपिटल काठमांडू में है, जिसको हम कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? तो मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले 3 देश जो थे वो चीन, जापान और कोरिया के देशों में आई थी, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है आपका 32.8 लाख किलोमीटर। अगर हम इसको टोटल की बात करें तो इसका है 32,87,263 किलोमीटर, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 32,87,263 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत को चीन देश से अलग करती है, यानी कि चाइना से भारत को अलग करने वाली रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी उसी से अलग करती है, और एलओसी जो है वो पाकिस्तान के साइड में है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जो जलप्रपात है वो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? यानी कि नर्मदा अमरकंटक नदी से निकलती है, सोन अमरकंटक नदी से अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और जोहिला नदी जो है ये भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन तापी जो है ये इसका उद्गम अमरकंटक नहीं है। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है, मुल्ताई एक गाँव है वहाँ से निकलती है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्वप्रथम मानसून शब्द का प्रयोग अरब देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल इसमें से एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, यानी कि ये तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे ज्वार भाटा आता रहते हैं, यानी कि दलदली जमीनों में। मैंग्रोव वन को हम क्या कहते हैं? दलदली जमीनों में उगने वाले वन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेस्टनट चेस्टनट जो है वो पर्वतीय वन में पाया जाता है। चेस्टनट एक ऐसा वृक्ष है जो पर्वतीय वन में पाया जाता है, और चंदन ये पर्वतीय वन में नहीं पाया जाता है। अर्जुन आपके अगल बगल देखने को मिल सकता है, शीशम आपके अगल बगल देखने को मिल सकता है, यानी कि ये सारे के सारे चंदन, अर्जुन और शीशम ये प्लेन सरफेस पे पाए जाते हैं, समतल मैदानों में, लेकिन चेस्टनट जो है ये पर्वतीय वनों में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, या पक्षी अभ्यारण्य है, या आरक्षित वन क्षेत्र है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है वो एक राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, यानी कि जनसंख्या घनत्व जहाँ का सबसे ज़्यादा है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व था वो 1106 था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1921 का एक ऐसा वर्ष था जिसको हम जनसंख्या विभाजक के रूप में जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी जो
तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकल के आती है, चाइना से होके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके, आसाम से आके बांग्लादेश से होके गंगा से मिलके जो बे ऑफ बंगाल में यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसको हम बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश में हम ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं, और वहाँ पे जो इससे जाके गंगा मिलती है उसको हम मेघना के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? यानी कि भूटान का जो टोटल क्षेत्रफल है, उन टोटल क्षेत्रफल पे कितना वनावरण है, कहाँ मतलब कितना वहाँ पे जंगल है, कितने परसेंट पे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूटान एक ऐसा देश है जहाँ के टोटल क्षेत्रफल का 70% भाग जो है वो क्या है, वन आच्छादित है, यानी कि वनों से घिरा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है आपकी 8,848 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूटान की जो अर्थव्यवस्था है वो केवल और केवल पर्यटन पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? तो इसका जो सही प्रतिनिधि भिन्न होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 = 1,00,000 सेंटीमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में कितना होगा, 1,00,000 सेंटीमीटर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पृथ्वी पर नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? यानी कि ऐसा मानचित्र जिस मानचित्र में पृथ्वी पर पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित किया गया हो, उस मानचित्र को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं, यानी कि फिजिकल मैप कहते हैं उसको। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को किन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को हम संभावित, विकसित और रिजर्व के रूप में, स्टॉक के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य जो है वो खनिजों और किसमें जमा में समृद्ध है, किसके जमा में समृद्ध, यानी कि खनिज के अलावा और वहाँ पे क्या पाया जाता है, कहाँ पे? झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ पे खनिजों के साथ साथ कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है, यानी कि किसी राज्य में कुल बोया गया क्षेत्र कुछ और होता है, किसी राज्य में कुल बोया गया क्षेत्र फल का जो अनुपात है वो कुछ और होता है। यह किस प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है, यानी कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक जो है वो क्या होता है, कुल बोया गया क्षेत्र है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कुल मतलब शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है वो 80% से अधिक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। SSQ 3181 निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? यानी कि SSQ 3181 इसमें से कौन सी फसल की वैरायटी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि SSQ 3181 जो है वो सरसों की भी वैरायटी है, तंबाकू की भी वैरायटी है और जूट की भी वैरायटी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निया के पानी की कुल मात्रा का, यानी कि दुनिया के, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के पानी की कुल मात्रा का 96.5% पानी जो है किसके रूप में मौजूद है, और केवल 2.5% पानी जो है वो किसके रूप में मौजूद है? तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% पानी जो है वो महासागर के रूप में मौजूद है, और केवल 2.5% पानी जो है वो फ्रेश वाटर या मीठे पानी के रूप में मौजूद है। तो यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले वाले में आपका महासागर और दूसरे वाले में मीठे पानी की। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पृथ्वी की सतह का कितना % हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3/4 भाग जो है पृथ्वी का वो पानी से ढका हुआ है, और 1/4 भाग पे जो है वो लैंडफॉर्म है, जमीनें हैं, यानी कि स्थल मंडल है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पानी का कमी क्या है? पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है, यानी कि कोई ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पे वहाँ की जितनी डिमांड है वो पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, यानी कि वहाँ पे
सप्लाई नहीं मिल पा रही है, यानी कि वहाँ पे पानी के संसाधन की कमी है, यही क्या कहता है, यही पानी की कमी का एक बेस्ट उदाहरण है। पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध समुद्री पानी की कमी है। गलत, समुद्री पानी जो है वो फ्रेश वाटर नहीं होता है, इसकी कमी नहीं देखी जाएगी। देश के उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे जल संसाधनों की कमी, ये भी नहीं हो सकता, ये सभी नहीं हो सकते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है, यानी कि वहाँ पे ताजे पानी की जितनी ज़रूरत है उतना ताज़ा पानी वहाँ पे नहीं मिल पाना, वहाँ के लिए पानी की कमी कहलाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक राज्य है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम का डिगबोई जो क्षेत्र है वो सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बालाघाट खानों में के निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो बालाघाट की खानों में सबसे ज़्यादा जो खनन किया जाता है वो किया जाता है आपका मैग्नीज का, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल केवल भारत में पाया जाता है, या गंगा डॉल्फिन केवल भारत में पाई जाती है, या व्हेल, या कछुआ? तो यहाँ पे देख रहे हो कि भारत में एक नदी है गंगा, यानी कि गंगा जो है भारत के अलावा कहीं और तो है नहीं, यानी कि गंगा डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम जो है वो भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे खनिज तेल का विशाल भंडार उपस्थित है और जहाँ के डिगबोई से अभी हम खनिज तेल को निकालते भी हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो आप जानते होंगे कि सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है वो कोयला क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र कृषि पे आधारित है। कॉटन कहाँ से मिलेगा आपको? सूती वस्त्र के लिए कॉटन चाहिए तो वो किससे आएगा? आपको कपास की खेती से मिलेगा। सीमेंट के लिए तो भाई आपको ईंट पत्थर वगैरह चाहिए। चीनी के लिए भी आपको गन्ने की खेती चाहिए। जूट के लिए भी आपको जूट की खेती, यानी कि सीमेंट एक ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, या चीनी उद्योग, या फिर चित्ररंजन लोकोमोटिव? तो इनमें से जो उपभोक्ता उद्योग है वो है चीनी उद्योग। इसके अलावा भी कुछ उपभोक्ता उद्योग हैं जैसे कि दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का जो है सर्वाधिक विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों के द्वारा होता है, क्योंकि इधर साइड में आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान से आगे हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रीफरेंस नहीं देते हैं। इधर आपका ईस्ट में आपका म्यांमार है, म्यांमार में हमारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है गाड़ियाँ नहीं जा सकती क्योंकि वो पर्वतीय इलाका है, और आपका नॉर्थ में भी पर्वतीय इलाका है, और साउथ में केवल और केवल आपको समुद्री मार्ग मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा यहीं से आपका विदेश व्यापार होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्वी रेलवे का नहीं, पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है आपका हाजीपुर, जो बिहार में पड़ता है, पटना के पास। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका जो संबंध है वो भारत से है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मासिन राम भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक हम कोसी नदी को कहते हैं, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है आपका रेगुर मिट्टी, या फिर कपास मिट्टी, कॉटन सॉइल, या फिर
रेगुर मिट्टी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहली बार नगर निगम की स्थापना बिहार में पटना में की गई थी, क्योंकि यहीं पे शहरीकरण ज़्यादा था, ये वहाँ का कैपिटल भी था, राजधानी भी था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना 1982 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जारूजेल्स्की किस देश के राष्ट्रपति थे? तो जारूजेल्स्की जो है वो पोलैंड के राष्ट्रपति थे। पहले पोलैंड के जारूजेल्स्की जो है वो राष्ट्रपति थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति जो है किस देश में हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसने दिया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अब्राहम लिंकन ने जो है लोकतंत्र का सर्वमान्य परिभाषा दिया गया है, जिसको जो परिभाषा है वो है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपुल, यानी कि लोकतंत्र जो है एक ऐसा सरकार है जिसमें लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों का शासन होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में एक संक्रमणी मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? एकल संक्रमणी मत पद्धति से जो चुनाव होता है भारत में वो होता है आपका भारत के राष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो एकल संक्रमणी पद्धति से होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? तो अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश आपका न्यूजीलैंड था, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य जो है वो रसिया से लिया गया है, यानी कि रूस से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है आपका उपराष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनमें वो लोकसभा के एक मेंबर ही होते हैं, जो लोकसभा के सभी मेंबर अपने बीच से किसी एक को चुनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को हम क्या कहते हैं? तो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा हो जाती दे दिया जाता है तो उसके बाद जो होने वाला चुनाव होता है उसको हम उपचुनाव कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। चुनाव 3 प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होता है? तो मतदान करने का उम्र जो है वो कम से कम 18 वर्ष होता है, और पहले जो है ये 21 वर्ष था, बाद में जो है संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको 18 वर्ष कर दिया गया, और वो जो संवैधानिक संशोधन हुआ था वो था 61 नंबर का संवैधानिक संशोधन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सर्वाधिक लोकप्रिय जो चुनाव आयुक्त थे वो थे आपके टीएन शेषन, यानी कि टीएन शेषन जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे, जो 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो बिहार बंगाल से जो अलग हुआ था वो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में सम्राट ने बिहार और उड़ीसा को मिलाकर नया प्रांत बिहार बनाने का आदेश दिया था, और 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन किया गया था, और 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1962 का एक ऐसा समय था जब सबसे पहले भारत में आपातकाल लागू हुआ था, और इसी समय में आपका चाइना से युद्ध भी हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका में जो है राज्यसभा को हम कहते हैं सीनेट,
राज्यसभा को अमेरिका में हम क्या कहते हैं, सीनेट। और अपने वहाँ पे राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, या फिर राज्यसभा कहते हैं, या फिर स्टेट काउंसिल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? कानून कानून के समक्ष समानता, सभी लोग कानून की नज़रों में एक समान है, सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये भी सही है। अनटचेबिलिटी, एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत की भावना आप किसी के साथ नहीं रख सकते। रोजगार के अवसर की समानता, भाई सबको समान रूप से रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। किसी को भी किसी के भी बेसिस पे उनको हम उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते रोजगार देने में। आर्थिक बराबरी जो है वो आपका समानता का अधिकार नहीं है। सभी लोग, कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है, आर्थिक आधार पे सबकी समानता नहीं है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, और यानी कि 2002 में इसको जगह दिया गया, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। यानी कि यहाँ पे सभी धर्मों को समान वरीयता दिया जाता है, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट सभी रिलीजन के लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, गलत। यहाँ पे धर्म की प्रधानता है, गलत। यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है, गलत। यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यानी कि यहाँ पे सबको धार्मिक स्वतंत्रता दिया जाता है। यहाँ पे धर्म की प्रधानता नहीं है, और यहाँ पे धार्मिक सौहार्द का बना रहता है, यानी कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी आपको यहाँ पे देखने मिलेगी, विविधता में एकता देखने को मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। यानी कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करेंगे तो हम ये शो करेंगे, हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि समाज में जो है स्त्री और पुरुषों को जो है असमान भूमिका है, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया जा रहा, अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, यानी कि जेंडर के बेसिस पे, लैंगिक आधार पे उनको विविधता दिखाई जा रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? विविधता में एकता लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। सर्वधर्म समभाव लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष ये लोकतंत्र को मजबूती नहीं प्रदान करता है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और विविधताओं का राजनीति पर प्रभाव ये भी जो है लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि ये क्वेश्चन आप पहले भी देख चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है, या बहुदलीय व्यवस्था है? यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, तभी तो तमाम सारे दलों के लोग इलेक्शन फाइट करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना राजनीतिक दल का काम नहीं है। यानी कि निर्वाचन में भाग लेना यह राजनीतिक दल का काम है। जनमत का निर्णय करना ये भी राजनीतिक दल का काम है। सरकार की आलोचना करना, यदि कोई सरकार गलत काम कर रही है तो अपोजिशन में जो अपोजिशन में जो पार्टी रहती है वो उसको अपोज करती है, यानी कि उसकी आलोचना करती है। लेकिन सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना ये राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से जो सबसे सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत दीनदयाल उपाध्याय के विचार समग्र मानवता एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? डेवलपमेंट है, विकास है।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? निर्णय में देरी, ये सर्वोत्तम शासन नहीं है। राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये सर्वोत्तम शासन नहीं है। राजनीतिक चेतना का अभाव, ये भी सर्वोत्तम शासन नहीं है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जनमत पर आधारित। यानी कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों को चुनाव करती है। इसका सर्वोत्तम शासक जनमत पर आधारित होता है, यानी कि वही टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल की सरकार होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व निर्वाचन आयोग पे है, इलेक्शन कमीशन पे है। यही जो है और पूरे भारत में जो है वो निर्वाचन का प्रक्रिया संचालित करवाती है।